पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। एंड इसके अंदर हम लोग आल्सो डिस्कस करेंगे हमारे मैलवेयर क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास ऑथेंटिकेशन क्या होती है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी यूजर या सिस्टम को आइडेंटिफाई या उसकी जो भी आइडेंटिटी होती है उसको वेरीफाई करना, ताकि ये इंश्योर हो सके कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही किसी सिस्टम या रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसको अगर सिंपल बहुत आसान लफ्जों में अगर आपको इसको एक्सप्लेन करूं, तो आप समझिए कि आपके घर का एक दरवाजा जब आप खोलते हैं तो आप अपनी कोई भी चाबी या जो बायोमेट्रिक लॉक होता है आप उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप वेरीफाई करते हैं कि असल में आप ही है, ठीक है, आपका ही घर है और आप ही उसके अंदर जा सकते हैं। मतलब आप ही ऑथेंटिकेट है अपने इस घर के लिए। अब हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी होती है? सबसे पहले तो ये आपके जितने भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं, यूजर्स और सिस्टम की आइडेंटिटी को कंफर्म करता है, सिस्टम इंफॉर्मेशंस को हैकर से प्रोटेक्ट करता है, और जो भी डेटा ब्रीचेस होते हैं और जो भी साइबर अटैक्स होते हैं उसके रिस्क को ये कम करता है। अब हमारे पास हमारी ऑथेंटिकेशन की डिफरेंट टाइप्स है या डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट वेरियस वे में हम लोग जिसको कंफर्म करते हैं। सबसे जो कॉमन होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है हम आपका नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यानी समथिंग यू नो, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज है इसके बारे में। अब ये मेथड यूजर से ऐसी चीजें मंगवाता है, या आप कह सकते हैं ऐसी चीजें यूजर को प्रोवाइड करते हैं, ऐसी चीजें यूजर से रिक्वायर्ड करता है जिसके बारे में वो जानता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका पासवर्ड, ठीक है, आपका पिन कोड, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सारी वो चीजें होती है जो आपको जानती है, ठीक है, यूजर जानता है। यूजर को अपना पासवर्ड भी पता होता है, यूजर को अपना पिन कोड, जैसे एटीएम का 4 डिजिट पिन होता है उसको ये भी पता होता है। आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपकी कार का नेम क्या है, आपका कलर कौन सी, ये सारी चीजें आपको नॉन होती है, आपके नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन में आ जाती है। इश्यू क्या हो सकता है? अगर आपका पासवर्ड वीक है या लीक हो जाए तो हैकर आसानी से सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। जैसे हमने बात की थी कि फेसबुक या जीमेल लॉगिन अगर आप करते हैं तो आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है, या ये होता है बेसिकली आपके नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जब आप किसी चीज को लॉगिन करते हैं तो आपको पासवर्ड और यूजर नेम पता होता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑथेंटिकेशन की टाइप आती है, विच इज द पोजेशंस बेस्ड। अब जो पोजेशन बेस्ड होती है, इसमें क्या मतलब होता है, ये समथिंग यू हैव, यानी आपके पास कोई ना कोई चीज है, कोई फिजिकली पोजेसिस है। आपका मेथड, ये मेथड आपसे वो चीजें रिक्वायर्ड करता है जो आपके पास है। जैसे आपका ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो होता है, या एसएमएस या कोई ईमेल जो आपका कोड होता है कि आप इसको कंफर्म करें। आपके सिक्योरिटी टोकन हो सकते हैं, आपके स्मार्ट कार्ड आपके पास होता है, या एक्सेस बैचेस हो सकते हैं। इशू क्या हो सकता है कि अगर आपका फोन या टोकन चोरी हो जाता है तो हैकर्स क्या करते हैं, उसका मिसयूज कर सकते हैं। यानी अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो आपका जो ओटीपी कोड होता है वो रिसीव होता है, जो कि आपका पोजेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की एक सबसे बड़ी एग्जांपल होती है। उसके बाद थर्ड टाइप या थर्ड मेथड आप कह सकते हैं, विच इज अ इनहेरेंस बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यानी समथिंग यू आर, आप हैं। ये मेथड आपका बायोमेट्रिक का यूज करते हैं, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक यूजर्स के साथ ही लिंक्ड होती है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है, आपका फेस रिकग्नाइजेशन है, आपका रेटिना स्कैन है, यानी आई पासवर्ड जो होता है आप वो। अगर बायोमेट्रिक डाटा लीक हो जाता है ना तो यूजर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। यानी अगर आपने कोई गलत जो है आपसे सेट हो गया, या किसी ने अचानक खुद आकर लगा दिया है, तो आपको लग रहा है शायद आपका अपना सेट हो गया है पासवर्ड वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह। अब दोबारा जब इसको ट्राई करेंगे ना, तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपका फोन के साथ आखिर किसने फिंगरप्रिंट मैच किया था, किसका मैच हो गया, तो वो इशू आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे अगर आपने अपना फोन जो होता है, यही आपने एग्जांपल इसके अंदर लिख देनी होती है। उसके बाद आता है लोकेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यानी वेयर यू आर एक्सेसिंग फ्रॉम। इस मेथड में क्या होता है कि यूजर की लोकेशन को चेक किया जाता है जहां यूजर है, ठीक है। अगर अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट करे तो एक्सेस ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जैसे इसमें बैंक अकाउंट, जब आप बैंक अकाउंट लॉगिन ब्लॉक हो जाए, तो अगर आपके पास एक नया कंट्री या शहर से जब आप लॉगिन करते हो तो आपका वो सिस्टम जब लोकेट ही नहीं कर पाता है तो वो चीजें ब्लॉक हो जाती है।
उसके बाद हमारे पास फिफ्थ वाली टाइप आती है विच इज द मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है कि मल्टी फैक्टर का मतलब होता है आपके पास डिफरेंट चीजें आती है, जैसे आपने ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, आपका ओटीपी आता है, ठीक है। फेसबुक लॉगिन में अगर आपने कॉर्पोरेट ऑफिस है तो वहां पे आपका अपना आईडी कार्ड और आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं, आपका पासवर्ड, यानी एक होता है टू फैक्टर अथेंटिकेशन जिसमें ईमेल और पासवर्ड ही लगती है, जबकि दूसरा होता है मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन जिसमें मल्टीपल अथेंटिकेशन मेथड होते हैं, ईमेल डालनी होती है, पासवर्ड डालना होता है, ओटीपी कोड होता है या आपको ईमेल कोड आता है वो आपने डालना होता है, तो ये आपका मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन में आ जाता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग अथेंटिकेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है? सबसे पहले तो आपको यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, ठीक है। और आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कभी भी आपने 1 2 3 4 5 6 या पासवर्ड सिंपल इस तरह से, कुछ लोग होते हैं ना कि वो पासवर्ड को एज अ पासवर्ड ही लिख देते हैं, आपने डिफरेंट अकाउंट के लिए डिफरेंट पासवर्ड का यूज करना है। आपने जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं आपने इजीली उसको याद रखना, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका पासवर्ड क्या है, आपको वो याद भी होने चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करें, अगर ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करें। आपको रेगुलरली पासवर्ड को चेंज करना चाहिए क्योंकि कुछ सेंसिटिव अकाउंट्स होते हैं, जैसे आपका जीमेल है, आपका बैंक अकाउंट है, तो आपको इसके पासवर्ड को रिकवर करना चाहिए आफ्टर एवरी 3 to 6 मंथ के बाद। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को प्रेफर करें, जैसे फिंगर लॉक है, ठीक है, फिंगरप्रिंट है, फेस आईडी, इन सबको आप एनेबल करें। आपको सस्पिशियस लॉगिन्स के लिए अलर्ट रहना चाहिए, कहीं कि कोई ऐसी ऐप यूज करें कि जिस आपको नहीं पता ये क्यों आया, क्यों लिंक आया, ये तो आप उसको अवॉइड करें, कभी भी उसको लॉगिन करने की कोशिश ना करें। उसके बाद आता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है आपका ऑथराइजेशन, जिसका मतलब होता है कि ये डिसाइड करना कि ऑथेंटिकेशन यूजर ही किसी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ ऑथराइज यूजर ही जो ऑथेंटिकेट होते हैं आपके सिस्टम के लिए सिर्फ वही इसको यूज कर सकते हैं, और उसको क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने की परमिशन देनी है ये भी आप ऑथराइज लोगों को ही सिर्फ परमिशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप इसकी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी अगर आपके पास एक ऑफिस का एक्सेस कार्ड है जो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस गेट तक ही काम करता है, मगर मैनेजर के पास एक और कार्ड होता है जो सर्विसेज रूम और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी ओपन कर सकता है, तो ये ऑथराइजेशन होती है। अब हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन में आपने वेरीफाई करनी होती है आइडेंटिटी कि आप कौन है, ठीक है, और कुछ आंसर के क्वेश्चन देने आते हैं कि आप कौन है, कहाँ से है, आपका पासवर्ड क्या है, आपका पिन क्या है, फिंगरप्रिंट क्या है, आपकी ओटीपी क्या है, जैसे लॉगिन वगैरह, ये एग्जांपल। जबकि ऑथराइजेशन में होता है परमिशंस देना, राइट्स लेना, ठीक है, व्हाट यू कैन, आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको क्यों अलाउ किया जाए और किन किन चीजों के अलाउ किया जाए, आपके रोल बेस्ड एक्सेस यूज कर रहे हैं, आपकी पॉलिसीज क्या है, आपकी परमिशंस क्या क्या, जैसे रीडिंग और राइटिंग फाइल वगैरह, ये होती है ऑथराइजेशन में। ऑथेंटिकेशन में वेरिफिकेशन होती है, ऑथराइजेशन में परमिशंस होती है। अब हमारे पास ऑथराइजेशन की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जिनमें या आप कह सकते हैं टाइप्स हो या मेथड हो, आपने दोनों के लिए सेम आंसर लिखना है। एक आता है हमारे पास रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इस मॉडल में क्या होता है कि आप लोग कोई स्पेसिफिक रोल देते हो, रोल बेस्ड का मतलब होता है आपने अगर किसी को एक्सेस देनी है तब उसको डिफरेंट रोल देते हो, ठीक है, और उसके रोल के अकॉर्डिंग ही आप उसको परमिशन देते हैं। जैसे एडमिन है तो ये सबको सब कुछ एक्सेस दे सकता है, हर चीज की एक्सेस ले सकता है। एडिटर है वो सिर्फ कंटेंट को एडिट ही कर सकता है, मगर सिस्टम सेटिंग भी ये चेक नहीं कर सकता। व्यूअर्स की बात करते हैं, सिर्फ ये डाटा को देख सकते हैं, ये एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, अब उसके एडमिन पैनल को देखो तो स्टूडेंट सिर्फ अपने मार्क्स और कोर्सेज को देख सकते हैं, प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं, जो एडमिन है वो पूरे के पूरे को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे एट्रीब्यूट बेस्ड कंट्रोल्स होते हैं, इसमें आपको अब उन एट्रीब्यूट्स में यूजर्स की लोकेशन, डिवाइस की टाइप क्या है या टाइम ऑफ एक्सेस क्या होती है, यानी जिसमें डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके एट्रीब्यूट्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, विच इज द डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि जो इस मॉडल के अंदर होता है कि अगर यानी एक यूजर है वो किसी और यूजर को एक्सेस देने का क्या क्या इख्तियार रखता है, क्या क्या उसको वो परमिशन दे सकता है, क्या क्या चीजें वो दे सकता है, एक यूजर दूसरे यूजर्स को
जो परमिशंस हैं उसको ग्रांट या रिवोक करने के लिए क्या क्या अथॉरिटी रखता है, वो आपकी आती है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप फेसबुक या गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करते हैं तो ठीक जो आपकी डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल होती है ये डिसाइड करती है कि किस पर्सन को क्या एक्सेस देनी है। उसके बाद आता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, यानी कि आप इसको कह सकते हैं मैक। एक हमारा मैक फिजिकल एड्रेस भी होता है, लेकिन ये मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल होता है हमारे ऑथराइजेशन के अंदर। इस मॉडल में एक्सेस पॉलिसी सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ही सेट कर सकता है और यूजर अपनी मर्जी से कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकता। यानी मैंडेटरी मतलब इसका मतलब होता है कि आपके पास एक सेंट्रल लोकेशन होती है, आपका सिस्टम का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही सारी सेटिंग वगैरह पॉलिसीज वगैरह सेट कर सकता है, अदरवाइज कोई भी यूजर इसको चेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है, यूनिवर्सिटी पोर्टल है, हॉस्पिटल सिस्टम है। आप किसी भी एग्जांपल को अपनी ऑथराइजेशन में यूज कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑथराइजेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आपके जो भी प्रिविलेजेस होती हैं उनके प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करें, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप यूज करें, आपने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को इंप्लीमेंट करें। जो रोल आपको दिया जाता है, यूजर को दिया जाता है, वो सिर्फ उसी की नीड के अकॉर्डिंग ही एक्सेस करें और उसी को वैसे ही यूज करें। अनऑथराइज्ड एक्सेस लॉग्स को आप चेक करते रहे, रेगुलर एक्सेस रिव्यूज लेते रहे, अपने सिस्टम को आप जो है वो अपडेट करते रहे, पासवर्ड को चेंज करते रहे। उसके बाद आता है इंक्रिप्शन। बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप प्लेन टेक्स्ट को रीडेबल डाटा में कन्वर्ट कर देते हो और अनरीडेबल फॉर्म के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने हेलो मैसेज लिखा है, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपने एक मैसेज लिखा है एज, ठीक है, हेलो का, तो क्या होगा, आप सेंडर है, ठीक है, आपने सेंड किया है अपनी फ्रेंड को, ये आपके रिसीवर फ्रेंड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेंटर में अगर आप इंक्रिप्शन यूज करते हैं तो आपका एज है वो किसी भी कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये कोड चलता चलता आपके फ्रेंड के पोर्टल तक जब पहुंचता है तो यहाँ पर आपके बैकएंड पे क्या होता है कि वो डिक्रिप्ट हो जाता है और आपको फ्रेंड होते हैं उस एज को एक्सेस कर लेती है। ये मेथड आपका इंक्रिप्शन मेथड होता है, ठीक है। आप कोई भी सिंपल सी एग्जांपल लिख सकते हैं। अब इंक्रिप्शन के बेसिक प्रोसेस क्या होते हैं, एक प्लेन टेक्स्ट है जैसे मैंने आपको बताया एज है, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ कि ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इस पे अप्लाई हुआ साइफर टेक्स्ट के अंदर या कोड के अंदर, जो कि अनरीडेबल फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट हुआ, फिर जाके वहां पर डिक्रिप्ट हो गया। इसकी भी दो टाइप्स होती है, एक होता है हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एक होता है हमारे पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ठीक है। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में ये होता है कि आप लोगों के पास, यानी इस तरह के इंक्रिप्शन में हम बेसिकली एक की यानी पासवर्ड डाटा को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है। जैसे अगर आप एक लॉकर को लॉक और की दोनों एक ही है, अगर एक ही लॉकर है उसका लॉक भी है क्या और आपके पास जो उसका कोड है वो भी सेम है, तो सिर्फ आप और आपके दोस्त ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो आपके वाईफाई का पासवर्ड है, आपकी जिप फाइल्स होती हैं, ठीक है, इनका पासवर्ड वगैरह, ये इसके कुछ एग्जांपल होते हैं। इस पे जो एल्गोरिदम अप्लाई होते हैं उनमें AES आ जाता है और हमारा DES आ जाता है, ठीक है। इसके प्रोस एंड कॉन की बात करें तो फास्ट एंड सिंपल होता है, लेकिन अगर आपकी जो की होती है वो फेल हो जाती है, हैकर के हाथ में चली जाती है, तो ये आपका सिस्टम जो होता है वो हैक्ड हो जाता है। उसके बाद एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करें तो ये दो मेथड यूज करता है। इसके बाद दो की होती है, एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। ये आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ आप ऑथराइज पर्सन को ही शेयर कर सकते हैं। सिमेट्रिक में हमने पढ़ा कि आपके पास जो है सेम की होती है, ठीक है, आपके पास एक ही की होती है, प्राइवेट की होती है, लेकिन एसिमेट्रिक में आपके पास पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कीज होती है। पब्लिक है आप हर एक को शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में आप सिर्फ ऑथराइज पर्सन को ही शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो आप एल्गोरिदम यूज करते हैं, आप इसमें RSA एंड ECC जो होते हैं एल्गोरिदम का यूज करते हैं। उसके बाद हम इनको, अगर मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कम्युनिटी है जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे यूट्यूब के बायो में मैं वहां पर पेस्ट कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर इनके जो मैथमेटिकली है कैलकुलेशन की फॉर्म में वो भी मैं इनको अपलोड कर दूंगी या वहां पर जाकर आपको थोड़े एक्सप्लेन कर दूंगी। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो आपको जो स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जिनमें सबसे ज्यादा आपका AES और RSA, इसको आपको यूज करना है। इंक्रिप्ट डाटा एंड टू एंड, ठीक है, जैसे मैंने ये भी आपको एग्जांपल बताई है। सिक्योर की मैनेजमेंट का आपको यूज करना है कि आप हमेशा प्राइवेट की का ही ज्यादा यूज करें क्योंकि ज्यादा सिक्योर होती है। आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी यूज करना है, लाइक पासवर्ड, ईमेल होगी और OTP वगैरह हो गया, और आपको इंक्रिप्शन कंप्लायंसेस को भी फॉलो करना है।
उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेस कंट्रोल। बहुत सिंपल मेथड है। एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सिर्फ हम लोग ऑथराइज पर्संस को सिस्टम या नेटवर्क डाटा होता है, सिर्फ उनको ही एक्सेस देते हैं जिन जो हमारे लिए ऑथराइज होते हैं, अदरवाइज हम किसी को भी एक्सेस नहीं देते हैं। इसके भी प्रोसेसेस में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है यूजर को, जैसे यूजर नेम, आईडी या कार्ड के थ्रू। फिर आपने उसको ऑथेंटिकेट करना है, यानी आपने वेरीफाई करना है कि क्या ये पर्सन ऑथराइज है। देन आपने उसके ऑथराइजेशन में आपने उसको परमिशन सेट करनी है कि क्या वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, जो परमिशन आप चाहें आप उसे दे सकते हैं। उसके बाद आप उसकी एक्सेस मॉनिटरिंग के वो एक्सेस करने के बाद क्या क्या काम करता है, कहीं वो सस्पिशियस एक्टिविटीज तो नहीं कर रहा, आपने इसको चेक करना है। ये प्रोसेस होता है हमारे एक्सेस कंट्रोल के। सबसे पहले यूजर को आइडेंटिफाई करें, फिर आपने वेरीफाई करना है कि हाँ ये वाकई में ऑथराइज है। फिर आपने उसको ऑथराइजेशन यानी आपने उसको परमिशन देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो परमिशन दी होती है उस पर जो काम कर रहा है आपने देखना है कि कहीं वो सस्पिशियस एक्टिविटीज तो नहीं परफॉर्म कर रहा। आपकी एक्सेस कंट्रोल की भी टाइप्स होती हैं, 4 मेजर टाइप्स होती हैं। इसमें आप डिस्क्रिमिनेशनल एक्सेस कंट्रोल होता है, यानी ऑनर जो होता है वो डिसाइड करता है कि किस किस को परमिशंस ग्रांट करनी है। उसके बाद मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, जैसे हमने ऑथराइजेशन की टाइप पढ़ी थी, ठीक है, ऑथेंटिकेशन की टाइप्स पढ़ी थी, वही आपने अपनी टाइप एक्सेस कंट्रोल में भी यूज करनी है। आपके रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीजें सेम टू सेम है, बस आपने उनके साथ जो है वो एक्सेस कंट्रोल यूज कर देना है, ठीक है। होप सो मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की टाइप्स को एक्सेस कंट्रोल में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फायरवॉल, ठीक है, आप कह सकते हैं एक्सेस कंट्रोल का सिक्योरिटी गार्ड होता है। इसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी। जैसे आप एक वेबसाइट पे काम करें, आपका सिस्टम पे काम करें, तो फायरवॉल आप समझे कि ये एक वॉल है, ठीक है, फायर वॉल है। अब चूंकि ये नेटवर्क के जो भी ट्रैफिक होती है ना उसको मॉनिटर करता है, और जो भी अनऑथराइज एक्सेस होती है ना उसको कंट्रोल करता है। जैसे ये वॉल है और इसके पीछे आपका एक घर है, ठीक है, आप एग्जांपल से समझे। अब इस घर में तो वही लोग जाएंगे जो इस घर के रहने वाले हैं, तो फायर वॉल आप कह सकते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड को तो पता होगा ना कि कौन ऑथराइज इस घर में जाने के लिए, या एक पर्सन गया, उसने चेक किया कि ऑथराइज है, हाँ ये तो इसी घर का है, उसको जाने देगा, दूसरे को भी जाने देगा। लेकिन तीसरा कोई पर्सन ऐसा आ गया जो इस घर का नहीं है, लेकिन वो इस घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, फौरन से उसे पकड़ लेगा, उसे बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये नहीं कहेगा कि तुम इसमें अंदर जाने के लिए नहीं हो, उसको ब्लॉक कर देगा कि तुम आज के बाद इसके अंदर नहीं जाओगे। जब तक वो इस बात को इंश्योर नहीं करेगा कि क्या वाकई इनके घर में जाने के लिए है, तो तब तक उनको भेजेगा। जैसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, गेस्ट, ठीक है, यानी आप तो इस घर के लिए ऑथराइजेशन आप ऑथराइज हैं, लेकिन आपके गेस्ट आए हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, अभी उसको ब्लॉक कर देगा, तुम अभी नहीं जा सकते। वो अंदर जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड पता करके आएगा कि क्या वो इनके साथ मैच हो रहा है, यानी असल में तो सिस्टम में यही चीज होती है ना। तो आप घर वालों से पूछेगा कि आप ये लोग आए हैं, क्या आप गेस्ट हैं, ये हुए, तो अगर वो अलाउ करते हैं तो उसको घर में आने देता है सिक्योरिटी गार्ड, अदरवाइज वहीं पर ब्लॉक कर देता है कि तुम वापस जाओ यार, तुम इसके लिए नहीं हो। तो ये होता है हमारा फायर वॉल, ठीक है। सिस्टम के अंदर जो भी नेटवर्क ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करता है, जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है उससे ये इसको जो है वो अवॉइड करता है। एनी हाउ, मैं फायरवॉल से रिलेटेड पहले भी बहुत लेक्चर्स बना चुकी हूँ अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर वगैरह वगैरह, तो आप वहां से भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसकी भी टाइप्स होती है, इसमें पैकेट फिल्टरिंग आ सकती है, यानी पैकेट फिल्टरिंग में क्या होता है, सिर्फ आपके आईपी एड्रेसेस की बेस पर ही आपके जो होते हैं ट्रैफिक को अलो या ब्लॉक किया जाता है। स्टेटफुल इंस्पेक्शंस आती है, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल करता है, जितने भी सस्पिशियस कनेक्शन होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। प्रॉक्सी फायरवॉल होती है, यानी यूजर्स और जो भी इंटरनेट होते हैं उनके दरमियान में जो मिडल मैन होता है एज एक्ट करता है हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होते हैं, जो लेटेस्ट फायरवॉल होते हैं, जो कि इंट्रूजन डिटेक्शन। अब हम बात करेंगे इंसिडेंट रिस्पॉन्स के बारे में। इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जो साइबर सिक्योरिटी टीम यूज करती है किसी भी सिक्योरिटी ब्रीचेस या साइबर अटैक्स को डिटेक्ट, उसको एनालाइज और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हम लोग इंसिडेंट रिस्पॉन्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, सोचो कि आपके पास एक बैंक का सर्वर है, ठीक है, आपके बैंक का सर्वर हैक हो जाता है, ठीक है, और हैकर जो होते हैं कस्टमर के अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। अगर बैंक के साइबर सिक्योरिटी टीम के पास इंसिडेंट रिस्पांस प्लान है तो क्या करेंगे वो कि वो अटैक्स को डिटेक्ट करेंगे, हैकर्स को एक्सेस को ब्लॉक करेंगे और अफेक्टेड कस्टमर्स को अलर्ट करेंगे। अगर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान ना हो तो बैंक का सिस्टम बहुत ज्यादा इसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, कस्टमर का ट्रस्ट खत्म हो सकता है उस बैंक से, ठीक है। वाई इंसिडेंट रिस्पांस इंपॉर्टेंट क्यों होता है?
सबसे पहले तो जो भी हैकिंग और डाटा ब्रीचेस होते हैं उसको जल्दी ही पता चल जाता है, ठीक है, उसको जल्दी पता होना चाहिए। इंसिडेंट रिस्पॉन्स से यही होता है कि आप हैकिंग वगैरह को डिटेक्ट कर सके, अर्ली डिटेक्ट कर सके। सिक्योरिटी टीम स्ट्रक्चर और जो भी ऑर्गेनाइज्ड वे होते हैं उसका रिस्पॉन्ड करती है। आपके फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेजेस को मिनिमाइज किया जा सकता है। फ्यूचर साइबर अटैक से बचने के लिए सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाता है। अब इंसिडेंट 6 स्टेजेस होते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स के, ठीक है, जो कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने इनके एक्सपर्ट ने फॉलो किए थे इंसिडेंट रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क में, और ये टोटल 6 होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रिपरेशन, यानी अटैक होने से पहले ही सिक्योरिटी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग और टूल दिए जाते हैं कि वो किसी भी सिक्योरिटी ब्रीचेस को इफेक्टिवली जो है वो फेस कर सके, ठीक है, हैंडल कर सके। ये होता है प्रिपरेशन, उन्हें पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है, जैसे फायरवॉल्स और जो सिक्योरिटी टूल्स होते हैं उनको सेट करना, फिर जो भी एम्प्लॉयज को फिशिंग और साइबर अटैक से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। इंसिडेंट टीम रिस्पॉन्स टीम जो होती है, जो आईआरटी होती है, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड स्टेज आता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, यानी अटैक या जो भी सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं उनको डिटेक्ट करना और कंफर्म करना कि कोई सस्पिशियस अटैक हो रहे हैं या नहीं। इसके की में क्या हो सकता है कि आपके जो भी सस्पिशियस नेटवर्क ट्रैफिक होते हैं, जो लोग्स होते हैं, उनको एनालाइज करना होता है। आपने जो एंटीवायरस और मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं उनका यूज करना होता है। अटैक की जो भी सेवरिटी होती है, इम्पैक्ट होते हैं, उनको असेस करना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कंटेनमेंट, थर्ड स्टेज आता है जिसमें आपके अटैक पे जो कंटेनिंग होती है उसको हम कंटेनमेंट कहते हैं, यानी अटैक होने के बाद उसका कंट्रोल करना ताकि जो भी ज्यादा डैमेजेस होते हैं उनसे आपको बचा जा सके, यानी अटैक को कंट्रोल करना होता है इसके अंदर। इसकी की एक्टिविटीज में आता है कि जो भी इन्फेक्टेड सिस्टम्स होते हैं उनको टेम्पररी डिसेबल कर दे, फायरवॉल और सिक्योरिटी रूल्स को अपडेट करें, जो भी बैकअप सर्वर एक्टिविटीज करनी है वो करें ताकि आपके बिजनेस ऑपरेशन होते हैं वो कंटिन्यू रहे। उसके बाद फोर्थ स्टेज आता है आपके पास एलिमिनेटिंग द अटैक, यानी एरिडिकेशन। इसमें क्या होता है, एरिडिकेशन के अंदर सिस्टम से मैलवेयर, वायरसेस या जो हैकर्स होते हैं उनकी एक्सेस को कंप्लीटली रिमूव कर देना। इसकी एक्टिविटीज में क्या आता है कि आपने जो भी इफेक्टेड सिस्टम होता है उससे मैलवेयर या अनऑथराइज एक्सेस को रिमूव कर दे, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को पैच करें, पैच टेस्ट करें, सिस्टम और नेटवर्क्स को आप क्लीन करें। नेक्स्ट 5 पे आता है आपका रिकवरी। इसमें क्या होता है कि अगर इफेक्ट होने वाले सिस्टम को सेफली रिस्टोर करना ताकि नॉर्मल ऑपरेशन जो होते हैं वो दोबारा से शुरू हो सके, ये आपकी रिकवरी में आ जाता है। इसमें आता है कि आपको बैकअप से अपने डाटा को रिस्टोर करें, अटैक के बाद एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स और इम्प्लीमेंटेशंस करें। आपने जो भी आपके अटैक्स होते हैं जो कि रिकवर नहीं हो सकते हैं, रिकवर नहीं हो सकते हैं, आपने उनको इंश्योर करना है, उनको मॉनिटर करना है, ठीक है। उसके बाद 6 पे आता है लेसन लर्न। ऑब्वियसली जब हम किसी नुकसान का हमारी जो वजह बनती है उसमें ये होता है कि हम लोग उनसे लेसन सीखते हैं। फेलियर से हम लोग हमेशा कोई ना कोई लेसन लर्न करते हैं, तो अटैक होने के बाद उससे सीखे और फ्यूचर में उनके सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें। जैसे हम अगर कोई बंदा फेल हो जाता है ना, तो उसको अगर वो लर्न कर लेता है कि हाँ यहाँ से मैंने इस तरह से फेल हुआ हूँ, तो आगे वो अपने फ्यूचर्स को ज्यादा बेटर बना सकता है। तो आपको इंसिडेंट रिस्पॉन्स पे एट द एंड आपको कोई ना कोई लेसन ही दे रही होती है कि इन फ्यूचर आप अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के क्या क्या रोल हो सकते हैं। सबसे पहला तो आ सकता है कि आप मेंबर ऑफ द इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम बने, अपने सिक्योरिटी को एनालाइज करें, आईटी सपोर्ट करें, ठीक है, रिकवरी वगैरह सब कुछ आपके सिस्टम की होनी चाहिए, मैनेजमेंट करें, आपने पूरे अच्छी तरह से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करना है। तो देन हम लोगों ने यहाँ तक जो है अपना क्लियर कर लिया है जो टॉपिक हमारे डे 1 का पार्ट 2 था। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी मैलवेयर क्लासिफिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट जब हम लोग मैलवेयर की टाइप्स करेंगे, दिस वन और क्लासिफिकेशन दोनों सेम ही होती है, तो टाइप्स में हम लोग ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम लोग मैलवेयर की क्लासिफिकेशंस क्या क्या होती है, मैलवेयर क्या होता है, अभी सिर्फ हम लोग उनका जो है वो कॉन्सेप्ट ही लेंगे। मैलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशली हैकर जो होते हैं स्पेसिफिकली वो डिजाइन करते हैं हैकिंग के लिए, या आप कह सकते हैं आपके डाटा थेफ्ट के लिए जो चीजें आपको डिजाइन कर सकते हैं, जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर वो होते हैं आपके मैलवेयर, ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलवेयर बेसिकली आप कह सकते हैं एम्ब्रेला टीम होती है जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स को कवर करते हैं। अम्ब्रेला का मतलब होता है मल्टीपल कलर्स की बनी होती है, ठीक है, लाइक इसमें मल्टीपल कॉर्नर्स होते हैं, तो इसमें भी आप अम्ब्रेला टाइप ही कह सकते हैं। इसमें हमारे पास 7 मेन टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारा वायरस, ठीक है, होता है वर्म्स,
ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवायर एंड रॉकेट किट, रूट किट्स होते हैं। तो इन सबको हम लोग जो है अपने डे 2 में मालवेयर की टाइप्स को पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए हम लोग इसको क्लोज करते हैं। मैं फिर बता दूं कि आपकी मालवेयर की क्लासिफिकेशन हो या मालवेयर की टाइप्स हो, दोनों के दोनों सेम है और अपने डे 2 में हम लोग इसको पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आप लोगों को इनकी बहुत अच्छी समझ आई हो। नोट्स में अपनी जो कम्युनिटी है वहां पर शेयर कर दूंगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के पीछे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।